नमस्कार साथियों, ईएमआरएस नोटिफिकेशन के बाद जो तहलका मचा हुआ है इस वैकेंसी को लेकर, उसके बाद फाइनली क्या रिजल्ट सामने आया। पेटिशंस फाइल की गई थी, उस पेटिशंस का क्या रिजल्ट मिला है, जज ने क्या कहा, कोर्ट में ये प्रोसेस कैसे चलाया गया और अब जब जो भी रिजल्ट आया है इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं। आप लोगों ने काफी टाइम से वेट किया है कि मैं जो भी फाइनल रिजल्ट आया है उसको आपको बताऊं। बीच में दिवाली थी तो मैंने थोड़ा सा वेट किया ताकि सब लोग फ्री हो जाए, तब जाके हम ये फाइनल जो बात है वो आप तक शेयर कर पाए। आज जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं उसमें कहीं पर भी कोई भी बात मैनिपुलेटिव तरीके से नहीं की गई है। जो भी हुआ है प्रोसेस स्टूडेंट्स के द्वारा वो मैं एज इट इज आपके साथ शेयर करूंगी ताकि हर चीज क्लियर हो सके आपको भी। ये जो नोटिफिकेशन आई थी ईएमआरएस की और जिसके लिए फॉर्म फिलिंग डेट आगे बढ़ चुकी है, अब फॉर्म फिलिंग के बाद अभी भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि फॉर्म भरे या ना भरे। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फॉर्म आप लोग जरूर भरिए, बिल्कुल भी इस बात का वेट ना करें कि अगर कुछ होगा तब हम फॉर्म भरे या ना भरे। आप फॉर्म भर के रखिए क्योंकि जो भी कुछ होगा वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो फॉर्म आप जरूर फिल करके रखिएगा। इस बात को जो मैं यहां पर आपको बताने जा रही हूं इसको ना बहुत बहुत बारीकी से बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊंगी फिर कंफ्यूजन बरकरार रहेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हर एक बात आपको क्लियर हो सके। इसी के साथ अगर आप को लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली आप नए हैं तो इसके पहले ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं बहुत सारी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली इश्यू क्या है और इतना बड़ा मुद्दा ये क्यों बन चुका है। अगर हम बात करें ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस क्या इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है जिसके लिए हम इतना ज्यादा इश्यू बना रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है कि सब लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं? और भी तो एग्जाम है, उन एग्जाम पर भी फोकस कर सकते हैं। बात यहां पर केवल ईएमआरएस एग्जामिनेशन की नहीं है, बात यहां पर है कि ईएमआरएस के बाद जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन सब में यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा और जा रहा है। एनबीएस की नोटिफिकेशन आज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, रूल्स रेगुलेशंस की जो है वो आउट हो चुका है पीडीएफ। आप वहां पर देखो एज इट इज जो ईएमआरएस की नोटिफिकेशन है एज इट इज वैसी ही बनाई गई है। मुद्दा ये नहीं है कि इस एग्जाम के पीछे या फिर इस जॉब के पीछे इतना क्यों भागा जा रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी ईएमआरएस के टीचर से बात करोगे वो खुद कह रहे हैं भाई आउटर में कहीं फेंक देते हैं, ज्यादा अच्छी सैलरी भी नहीं है, पूरा दिन काम करवाते हैं, इस जॉब में रखा भी कुछ नहीं है, तो इस जॉब के पीछे पड़े क्यों है सारे के सारे। बात इस जॉब की नहीं है, आपको मुद्दा समझ में आ रहा है, मुद्दा है एलिजिबिलिटी का, मुद्दा है क्राइटेरिया का, मुद्दा है कि अगर इस पर आवाज नहीं उठाई गई तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं इस एग्जाम से, और अगर वो एग्जाम ये नहीं दे पाए तो आने वाले सभी एग्जाम चाहे एनबीएस उसके बाद केवीएस DSSB सभी में यही रूल्स फॉलो होंगे जिसका एग्जाम्पल एनबीएस में हम देख रहे हैं। तो दैट इज व्हाई ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो क्यों ना इसी पर ही रोक लगा दी जाए, इसको होने ही क्यों दिया जाए, ये जो प्रॉब्लम है इसको बढ़ाई क्यों जाए। एक तो ये इशू बन रहा है, दूसरा कि अगर क्राइटेरिया जो भी बनाया गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपडेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो भी स्पोर्ट्स वाले हैं उनको मौका मिलना चाहिए। मैंने खुद ने बीपीई किया है, बीपीई के बाद बीपीएड किया, बीपीएड के बाद एमपीएड किया, एमपीएड के बाद एमफिल किया एंड पीएचडी चल रही है मेरी, ठीक है। तो ये मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद ये बात से सहमत हूं कि जो बीपीई वाले हैं उनको ही मौका मिलना चाहिए बीपीएड में और उनको ही जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने इस फील्ड में बहुत टाइम अपना लगाया है। जो दूसरे ग्रेजुएशन वाले हैं वो केवल बीपीएड करके जॉब हासिल कर लेते हैं। एग्री, मैं खुद इस बात से सहमत हूं, लेकिन इनको मौका किसने दिया? एनसीटी रेगुलेशन ने। एनसीटी रेगुलेशन के तहत ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज इन स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। बात यहां पर आती है फेयर और अनफेयर की। अगर अपडेशन करना है तो क्यों ना
इसके बाद अपडेशन किया जाए, मतलब एक फाइनल एक क्राइटेरिया सेट किया जाए एनसीटी के द्वारा कि भाई अब से, क्योंकि अपडेशन इसी को कहा जाता है कि अब से हम बीपीई के बाद ही बीपीएड वालों को जॉब देंगे, या फिर अगर आप किसी और ग्रेजुएशन से आप कोई और करते हैं फिर बीपीएड करते तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट किया जाए, उसके बाद अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके अकॉर्डिंग निकाली जाए। बट जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, जिनकी बीपीएड हो चुकी है, उन्होंने बीए किया, बीए के बाद उन्होंने बीपीएड किया, उसके बाद एमपीएड किया, उनका नेट भी क्लियर हो चुका है, लेकिन अब उनको पता चलता है कि वो एलिजिबल नहीं है। मतलब ये है प्रॉब्लम। तो जितने भी लोग ये चिल्ला चिल्ला के स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि अपडेशन होना चाहिए, स्पोर्ट्स वालों को मौका मिलना चाहिए, तो मैं खुद उनके साथ हूं, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन जो हो चुका है उनको कैसे आप रोक दोगे, उनका हक कैसे छीन लोगे आप, ये है प्रॉब्लम। तो आई रियली होप कि आपको एग्जैक्टली मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, हम क्यों इस चीज के पीछे पड़े हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको मेहनत दिखाना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत करी है। आप यकीन नहीं मानोगे, 10 से 15 दिन, दिवाली के पहले की बात है, 10 से 15 दिन, मतलब मैं हर वक्त उनके साथ अवेलेबल नहीं थी। एक टीचर है, उनके सपोर्ट में तकरीबन 11 स्टूडेंट्स, 11 पेटिशनर्स, केवल और केवल ये जो पूरा का पूरा इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट जो बोल रहे हैं ना हर स्टेट के, हाँ जी मैम आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, कोई साथ नहीं है, फेयर अनफेयर आपके साथ हो रहा है। और यहां पर देखो केवल 11 बच्चे ही सपोर्ट में हैं, केवल 11 बच्चे। आज मैं खुल के बात करूंगी। 11 पेटिशनर, 2 टीचर्स, एक मैं और मेरे साथ एक सर और है, हम केवल 13 लोगों ने, और हाँ ऑफ कोर्स बहुत और भी लोगों ने सपोर्ट किया, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, इन लोगों ने ही ये सब मेहनत की है। और अगर मैं सच बताऊं तो जो ग्राउंड में मैंने ग्राउंड में काम नहीं किया है, ग्राउंड में केवल और केवल सर और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने काम किया है। ये जो आप देखो पेपर वर्क, इसमें बहुत टाइम लगता है बॉस, इसमें पैसे, हम बात करते हैं कि देखो पैसे ले लो और काम, यहां पर जो मेहनत कर रहा है ग्राउंड में, अपना टाइम लगा रहा है, उसकी मेहनत देखो आप, इतना कुछ किया गया है। एंड ये मैं आपको दिखा इसलिए रही हूं क्योंकि यहां पर मेहनत की गई है और काम किया गया है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एग्जैक्टली केस में हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। अब ब्रीफली इस बात को समझिएगा कि हमने केस किया फाइल, ठीक है, केस को फाइल किया, केस फाइल करने के बाद, कौन सा कलर ये सही रहेगा, केस फाइल करने के बाद हमें हियरिंग की डेट मिली, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि कौन सा एडवोकेट चूज किया जाए। अब भाई सीधी सी बात है कि जो ऑलरेडी केस लड़ रहा है, जो ऑलरेडी एडवोकेट एएमआरएस का केस 2-3 बार लड़ चुका है, उसी को एडवांटेज दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कौन सा एडवोकेट कर रहे हो, ये क्या, तो जो वहां पर लोग अवेलेबल हैं उनको ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवोकेट किया गया और आप जानते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए लेता है एडवोकेट। और जो ये लोग जो कह रहे हैं ना ऑनलाइन पिटीशन फाइल करो, ऑनलाइन सुनी जा रही है, आरटीआई डालो, आरटीआई के कितने जवाब मिल गए आपको? आरटीआई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ये इमरजेंसी है, इसका जवाब अभी चाहिए, आरटीआई में कितने जवाब मिल गए या फिर ऑनलाइन पिटीशंस के कितना आपको रिप्लाई मिल गए, नहीं होता कुछ भी। आपको ये काम करना पड़ेगा अगर आपको एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट आपको चाहिए, तो अगर आपको चेंज करना है तो, जो कि हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, तो ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी था जो किया गया। एडवोकेट को हायर किया गया 1.5 से 2 लाख रुपए के लिए, और ये नॉर्मल हर जगह, मैं खुल के बोलूंगी, ये नॉर्मल हर जगह इतना ही पैसा लिया जाता है। बात यहां पर आती है कि अगर लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाए, जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर 500,000 स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाता तो डेफिनेटली हम मिलकर बहुत कम पैसों में ये काम करवा पाते। लेकिन कितने स्टूडेंट्स थे? केवल 11 और 2 टीचर्स। तो अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उन बच्चों का कितना पैसा लग चुका है ऑलरेडी इस केस में, ठीक है। इसके बाद हियरिंग मिलती है हमें, हियरिंग की 3 डेट मिलती है, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। अब 13 अक्टूबर को मतलब तकरीबन हमने 3 अलग अलग तरीके से पिटीशन फाइल किया था। जो हमारा पहला जो हमारा पिटीशन था उसमें हमने 45 का जो क्राइटेरिया था उस पर पिटीशन फाइल किया था।
45% बीपीएड, क्योंकि एनसीटी के अकॉर्डिंग अगर आपके 45% आते हैं बीपीएड में तो आप एलिजिबल हो, बीपीएड कर सकते हो आप 45% पे। बट ईएमआरएस की नोटिफिकेशन में इसको माना नहीं गया, रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 48%, 49% आए हुए थे, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो भाई एनसीटी जब कह रहा है तो ईएमआरएस क्यों नहीं मान रहा है? तो इसके ऊपर हमने किया था फाइल पिटीशन। इसके बाद बीएससी प्लस एमपीएड, बीएससी के बाद एमपीएड हो रही है, हमें पता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीपीएड नहीं करवा रही हैं। बीएससी के बाद सीधा एमपीईएस या फिर एमपीएड में एडमिशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एनसीटी अप्रूव्ड है। तो जब एनसीटी अप्रूव्ड है तो ईएमआरएस में इसको क्यों नहीं माना जा रहा? ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर केस किया गया, ठीक है, फाइल किया गया पिटीशन। इसके बाद एक पिटीशन फाइल किया गया, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड किया जा सकता है, ये एनसीटी रेगुलेशन में लिखा हुआ है, बट ईएमआरएस में माना नहीं गया। वो कहते हैं कि अगर कोई भी आप बैचलर्स करते हो तो आपको फिलोकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स में फिलोकेशन सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने बीपीएड किया, उसके बाद एमपीएड भी कर चुके हैं, बट यहां पर उनको बाहर कर दिया जाता है। अब वो यहां पर भी बाहर हो चुके हैं और ईएमआरएस के साथ साथ एनबीएस में भी बाहर हो चुके हैं, और आने वाले सभी एग्जाम में आप देखिएगा सभी में उनको मौका नहीं मिलेगा। मतलब इन बच्चों के जिंदगी बर्बाद, इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम बहुत बहुत कैजुअल लिए जा रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, बट कोई सीरियसनेस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहां पर इश्यू मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये 3 तरीके से पिटीशन फाइल की गई। अब जब हियरिंग की बात आती है, क्योंकि टोटल पिटीशंस जो मैंने आपको बताया वो तकरीबन केवल 11 थे, 11 नहीं मिलकर ये सब किया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि वहां पे जाके जो पता चला वो ये पता चला कि हम तो 11 थे, हमारे साथ साथ 23 और लोगों ने पिटीशन फाइल की है। अब उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है वो कौन है, किन्होंने, क्योंकि है हमारी फील्ड से, क्या पता किसी और फील्ड से भी हो सकता है। तो इस तरीके से 23 और पिटीशंस थी ईएमआरएस के खिलाफ। तो इस तरीके से, बट यहां पर पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं। नहीं, हम लड़ेंगे, कोई क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स का सवाल है। मैं खुद ये ओपनली कह रही हूं कि कोई भी, और मुझे लगता है कि यहां पे सभी टीचर्स को मिलकर सपोर्ट में आना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें सभी उनके साथ जो बच्चों के साथ जो अनफेयर हुआ, उसमें सभी टीचर्स एक साथ हुए, एंड दैट दिस इज द टाइम जिसमें हम सभी टीचर्स को एक साथ होना पड़ेगा। एक दूसरे के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना करने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं भाई ये हम क्या ही कर सकते हैं, अरे क्यों नहीं कर सकते? आप किस लिए हो? केवल पढ़ाने के लिए? अरे बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, उनके साथ जो अनफेयर हो रहा है, आप आज एक आवाज बन चुके हो, एक प्लेटफॉर्म चला रहे हो आप सब टीचर्स, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करने से होगा, राइट, सबके सपोर्ट से होगा। तो जितने भी अलग अलग पिटीशनर्स हैं, तो ये मेरी अपील है डायरेक्टली कि हम एक साथ मिलकर अगर अभी भी काम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ होगा, ठीक है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ईएमआरएस को टारगेट कर रहे हो आप और एनसीटी को टारगेट कर रहे हो आप, ठीक है, डन। तो ये चीज समझ में आई कि यहां तक इतना करके हमने इस तरीके से केस फाइल किया, हियरिंग की डेट मिली और इस तरीके से हमने पिटीशन को यहां पर लाया, ठीक है। इसके बाद जज ने क्या कहा वो मैं आपको बताती हूं डायरेक्टली, ठीक है। अब जज कहते हैं, पहली हियरिंग जो हुई थी जिसमें 45% का क्राइटेरिया था, वो जज ने सुनी। जज ने सुनने के बाद दूसरी डेट दी हियरिंग की। जो दूसरा हमारा पिटीशन था जिसमें बीएससी के साथ साथ एमपीएड भी एलिजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो जज थे ये एक ऐसी बात लेकर आते हैं जो शायद जिसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे। वो है आरआर। आरआर इज रूल्स रेगुलेशन, जो कि नोटिफिकेशन से पहले निकाली जाती है। तो ईएमआरएस ने यहां पे खेल खेल लिया।
सीधी सी बात है, अपने ऊपर कोई क्यों ही लेगा। तो जो आरआर नोटिफिकेशन से तकरीबन 1 महीना पहले निकल जाती है, जैसे कि अभी एनबीएस की निकली हुई है, एनबीएस की नोटिफिकेशन अभी आउट ही है। नोटिफिकेशन का मतलब है कि फॉर्म फिलिंग कब शुरू होगी, बट आरआर इज जस्ट अ रूल्स रेगुलेशन जिसमें ये क्राइटेरिया वगैरह लिखा जाता है, एलिजिबिलिटी वगैरह लिखी जाती है, तो वो आरआर कहलाया जाता है। तो ईएमआरएस का जो आरआर है वो निकला नहीं था, नोटिफिकेशन को डायरेक्टली निकाल दिया गया। अब नोटिफिकेशन निकालने के बाद ही फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया। तो यहां पर आरआर का मुद्दा उठ गया कि आरआर का क्या सीन है। तो ईएमआरएस ने यहां पे खेल लिया कि जो आरआर नोटिफिकेशन से 1 महीना पहले निकालनी चाहिए थी, वो आरआर इन्होंने 13 अक्टूबर के मतलब 14 को, ऑलमोस्ट 14 को ही इन्होंने निकाल दी, 14 अक्टूबर को। अब 14 अक्टूबर को आरआर निकालने के बाद इन्होंने जो बैक डेट है, बैक डेट में उन्होंने निकाली कि इस तरीके से बैक डेट में हमने पब्लिश कर दिया था, शायद बच्चों ने नहीं देखा। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि हम लोग हर वक्त उनकी वेबसाइट पर हर एक नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, हर चीज चेक कर रहे हैं, तो ये छोटी सी बात हमसे मिस हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो आरआर का जो कॉन्सेप्ट आया बीच में, यहां पर जज का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए या फिर शायद हम पे डाउट कर दिया। यहां पर इन्होंने कहा कि हम लोग शायद झूठ बोल रहे हैं कि आरआर तो पहले ही निकल चुकी है, 1 महीना पहले। आरआर हम कह रहे हैं कि अभी निकली है, ईएमआरएस झूठ बोल रहे हैं, बट ईएमआरएस ने प्रूफ कर दिया बैक डेट में निकाल के कि हमने 1 महीने पहले निकाल दी। यहीं पर केस थोड़ा सा हमारे ऊपर घूम गया। उसके बाद जज ने एक बात और कही कि जो एनसीटीई है, एनसीटी फाइनल नोटिफिकेशन के लिए नहीं बना है। एनसीटी एक तो ना, ये इन लोगों ने ना इतना रायता फैलाया ना, एनसीटी वालों ने। एनसीटी के नीचे में लिखा हुआ है, देखा ना आपने, एलिजिबिलिटी के नीचे लिखा हुआ है कि एज पर द रूल्स रेगुलेशन स्टेट या कोई भी एग्जाम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। उस लाइन की वजह से ये हमेशा खेल जाते हैं, ये हमेशा जीत जाते हैं उस लाइन की वजह से, क्योंकि उस लाइन के अकॉर्डिंग ईएमआरएस अपना अपना निकाल रहा है, बाकी स्टेट अपने अकॉर्डिंग निकाल रहा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये बैठ के कुछ नहीं कर रहा है, केवल और केवल स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बर्बाद होते हुए देख रहा है। इनकी नोटिफिकेशन जो निकली थी वो 2014 की निकली है, मतलब 11 साल पहले। इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि जो चुपचाप बैठे हुए हैं, इनकी वजह से कितना कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। एनसीटी के ऊपर हमने केस किया हुआ है, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि पेटिशंस को लेकर, लेकिन वहां तक बात आ ही नहीं पाई, क्योंकि जज ने ये बोल दिया कि एनसीटी इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी है एनसीटी, कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ही होगा। बट यहां पर एक बात और आती है कि अगर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो कोई भी चीज इसके ऊपर होनी चाहिए ना, इसके नीचे कैसे? अगर इसने बोल दिया 45% एलिजिबल है, तो 45% से ऊपर वाले, ना कि 45% से नीचे वाले। तो मिनिमम अगर एलिजिबिलिटी है तो मिनिमम क्राइटेरिया तो फॉलो करो, इसके बाद आपको जो चेंजेस करने आप चेंजेस करो, बट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी एनसीटी ने बनाई है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वहां तक बात सुनी ही नहीं गई, और जज ने बोल दिया नहीं नहीं, एनसीटी में कोई दिक्कत नहीं है, एनसीटी मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो एनसीटी का कोई दिक्कत, क्योंकि इन्होंने एक लाइन लिख दी ना नीचे कि भाई अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है, तो वहां पे ये खेल जाते हैं, जीत जाते हैं। ये इसके ऊपर अगर हम जाते हैं ना तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए, तब जाके हम इनको टारगेट कर पाएंगे। बट कोई बात नहीं, इन्हें अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हम अपने एम से भटकना नहीं चाहते। इनके ऊपर भी आएगा वक्त, हर चीज का एक वक्त आता है, कोई बात नहीं, इनको भी देखा जाएगा आगे। इसके बाद अगर हम बात करें भाई फाइनल रिजल्ट क्या निकला, फाइनल रिजल्ट में आपको इतना समझ में आ चुका है कि हमने केस फाइल किया, केस फाइल करने के बाद हमें हियरिंग डेट्स मिली, हियरिंग डेट्स में हमने पिटीशन किस तरीके से फाइल किया, पिटीशन फाइल करने के बाद जज ने क्या कहा, एनसीटी को क्या कहा, और जज ने आरआर को टारगेट किया। आरआर मतलब रूल्स रेगुलेशंस की जो नोटिफिकेशन आती है, जो 1 महीना पहले आ जाती है फाइनल नोटिफिकेशन से, उसे बैक डेट में डाल दिया ईएमआरएस ने, जहां से केस हमसे घूम गया, हमारी वजह से घूम गया। तो यहां पर हुआ कुछ इस तरीके से कि हमारे साथ साथ जो और 23 पेटिशनर्स थे उनका भी केस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, रद्द करने का मतलब हारना नहीं होता, और अगर केस रद्द हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब
हम बात करते हैं कि अगर केस रद्द हो गया है, क्योंकि सोचिए आप उन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने 15 दिन, दिवाली का टाइम चल रहा था, जिनके हर घर में त्योहार होता है, वो उस टाइम पर स्टूडेंट्स वहां पे परेशान होकर धूप में घूम रहे हैं, उनके घर में भी दिवाली है ना। उसके बावजूद भी जब केस उल्टा पड़ जाता है तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। बट ठीक है, यहां पर 2-3 चीजें आती है। पहला, जो स्टूडेंट्स ये बोल बोल के कह रहे हैं कि मैम क्या करना है, आप आगे बढ़ो, ये करो वो करो, आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है? भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो चुका है, ठीक है। और प्लस अगर मुझे आगे जॉब के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा तो आई एम एलिजिबल, मैंने बीपीई किया है, उसके बाद बीपीएड किया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आई एम डूइंग दिस, व्हाई? बिकॉज मुझे कुछ दिख रहा है जो शायद आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा। आप लोग फॉर्म फिल किए चले जा रहे हो, फॉर्म फिल करने के बाद ये कह रहे हो कि मैम फॉर्म फिल तो हमने कर दिया, क्या हम एलिजिबल? अरे कहां से एलिजिबल हो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर्म फिल भले ही आपने कर दिया है, आपका पैसा ईएमआरएस तक पहुंच चुका है, उनका मुद्दा ही यही है कि आप भरो फॉर्म की फीस भी अच्छी खासी रखी है ना, तो पैसा तो आपने दे दिया उनको। अब जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। बॉस क्या सोच के बैठे हो कि आप एलिजिबल हो जाओगे, कुछ हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा? वो चमत्कार करना पड़ता है जो किया नहीं जा रहा। तो यहां पर हुआ किस तरीके से कि अब ये मेरी फाइनल अपील है आप लोगों को कि अभी तक अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो आप समझो कि ये बिना सपोर्ट से नहीं होगा। अगर 500 से 1000 बच्चा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हो पाएगा, जब एक एक वीडियो पे 15-15, 20-20 हजार व्यूज आ सकते हैं, तो क्या 500-1000 बच्चे इकट्ठा नहीं हो सकते? अगर आप खुद सोचो कि 1.5 से 2 लाख रुपए, तो 500-1000 बच्चे अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो मुश्किल से कितना ही पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बात पैसे की नहीं है, बात यहां पर आती है कि आपको भी पता है कि जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आता है तो वो केस कितना स्ट्रांग हो जाता है। कहां वो 11 स्टूडेंट्स, उनकी कौन सुनेगा? आवाज फिर भी उठाई ना। और यहां पर अगर 500 से 1000 बच्चा इकट्ठा हो जाए तो क्या केस स्ट्रांग नहीं बन जाएगा? क्या वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा? और आप किस बात का वेट कर रहे हैं? सभी एग्जामिनेशन के बाद बाहर होने का? यह सोचने की बात है। मेरा काम था आपको बताने का कि हमने इस पूरे केस में क्या किया। हाँ, हमारा केस रद्द हो चुका है, बट केस रद्द होने के पीछे शायद आप लोग जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका सपोर्ट चाहिए था आपने सपोर्ट नहीं किया। पूछिए उन सभी टीचर से वो क्या कर रहे हैं जो भटकाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। पूछिए आप उन सभी लोगों से जिन्होंने आपको वादा किया कि हम करेंगे, बट हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं या फिर हम जबरदस्ती का पैसा मांग रहे हैं, तो भाई देखो, मेरे को तो वैसे भी इन चीजों से मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की बातें आप तक पहुंचाना जरूरी है। मैंने ग्राउंड में इतना काम नहीं किया, बट हाँ, मैं एक वीडियो बनाकर उनकी बात आप तक पहुंचा जरूर सकती हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो मैं इसके साथ हूं और मैं आगे भी साथ हूं। आगे हम बिल्कुल फिर से केस फाइल कर रहे हैं। आपका सपोर्ट की जरूरत है। क्या 1000 बच्चा उठ के नहीं आ सकता? आपके फ्यूचर का सवाल है सर, आपके फ्यूचर का। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अभी भी वक्त है। फॉर्म फिल कर दो और फॉर्म फिल करने के बाद ये केस में जो भी कुछ होगा उसमें उन्हीं को मौका मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बाकी देखो, बाकी भगवान की मर्जी, आगे जो होगा जैसे होगा, लेकिन कोशिश तो की जाए एटलीस्ट। सो सपोर्ट करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। बाकी इसकी इंफॉर्मेशन, कैसे ग्रुप में जुड़ना है, वो सब चीजें मैं आपको आगे बता दूंगी। सो कमेंट करिए और कमेंट के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी कि किसको कांटेक्ट करना है, किस तरीके से आप ग्रुप में ऐड होंगे। तो इस कमेंट सेक्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और आंखें खोलिए, क्योंकि इसके बाद शायद फिर मौका ना मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।